कहानी सुनाई गई है कि फैज़ हमीद को सियासत में मुदाखलत पर सजा हुई, नहीं हुई जनाब। ये रास्ता पाकिस्तान के जर्नैल नहीं खोलना चाहेंगे। उसकी वजह यह है कि अगर ये रास्ता खुल गया तो फिर बारी बारी सबकी बारी, तो ये बारी अभी तक तो नहीं आ रही। अच्छा, एक और चीज़ है कि 9 मई का कोई तस्करा भी नहीं था इस सारे मुकदमे में, कुछ नहीं था। 9 मई के ऊपर किसी किस्म का कोई काम नहीं हुआ, बल्कि सवाल पूछा जाना चाहिए उन सारे दानिश्वरों से या उन सारे टाउटों से जो ये टीवी चैनल्स पे आकर बैठ के दावे करते रहे कि जनाब फैज़ हमीद गवाह बन गया, फैज़ हमीद फर बोलता है, वो एक ऐसा तोता है जिसमें इमरान खान की जान है, कोई कहानी। फैज़ हमीद ने जनाब फलानी चीज़ें बता दी, बड़े बड़े राज अफशा हो गए। क्या है जनाब? नथिंग। मेरी फैज़ हमीद के वकील से बात हुई, नथिंग। मेरी दीगर सोर्सेज से बात हुई, कुछ भी नहीं। गोंगलुओं से मट्टी झाड़ी, उसको सजा दे दी। और इन सारों को पहले ही पता था ये सजा होनी है, और उसके बाद ये सजा खत्म भी होनी है, ये भी सबको पता है। ये चलनी भी कोई नहीं। आप कुछ अरसा इंतजार करें, फिर आप ये देखेंगे। देखें, असल मामला जो मुतालबा हर पाकिस्तानी का है वो क्या है? मुतालबा ये है कि फैज़ हमीद को सियासत और सहाफत और पाकिस्तान की हुकूमत में मुदाखलत करने पे सख्त से सख्त सजा दी जाए, बाकायदा अनाउंस की जाए, उसके इल्जामात कौम के सामने रखे जाए, और फिर ये रास्ता खोला जाए ताकि फैज़ हमीद के बाद आने वाले और उससे पहले जाने वाले इन तमाम लोगों को सजाएं दी जा सके। या फिर हल वही है, ख्वाजा साद रफीक ने कहा कि जनाब आप ट्रुथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन एक बना दें, उसमें जिसने जो किया वो सारा कौम के सामने लाया जाए। देखें ना, नवाज शरीफ को पाकिस्तान से बाहर किसने भेजा? बताएं ना। मियां साहब अब आए ना, आके सामने खड़े होकर कहें कि मैं पाकिस्तान से बाहर कैसे गया था, ये जाली प्लेटलेस की रिपोर्टें कैसे बनी थी। मैंने उस दौर में चैलेंज किया था, मैं अब तक अपनी बात पे कायम हूं कि मियां साहब जब पाकिस्तान से बाहर गए थे बरतानिया, जब जहाज में चढ़े थे तो थोड़े से प्लेटलेस थे, जब बरतानिया में उतरे थे बिल्कुल ठीक थे। ये मुझे डॉक्टर्स ने बताया जो बरतानिया में थे। अब सवाल ये पैदा होता है कि मियां साहब वो रिपोर्ट पब्लिक कर देना कि ये कैसे प्लेटलेस थे जो पाकिस्तान से जहाज में चढ़ते हुए बहुत थोड़े से थे, और जैसे ही बरतानिया में जहाज से उतरते हैं तो ये 2 लाख से ऊपर चले जाते हैं। ये कैसे हो गया जादू? ये मियां नवाज शरीफ साहब भी बता सकते हैं ना कि उन्हें जाली प्लेटलेस रिपोर्टें बनाकर पाकिस्तान से निकालने वाला कौन था जब डीजी आईएसआई फैज़ हमीद था। नवाज शरीफ साहब बताएं कि जेल के अंदर उनको तमाम तर सहूलियात कौन दे रहा था। नवाज शरीफ साहब बताएं कि जेल के अंदर उनकी फैमिली के मामलात को सारा उनके साथ सेटल कौन बैठकर कर रहा था। बताएं ना। चलें ये ना बताएं, ये बताएं कि शहबाज शरीफ ने किससे मुशावरत करके अपनी काबीना के नाम भी तैयार कर लिए थे। जब इमरान खान की हुकूमत आ रही थी तो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने कोशिश की कि इमरान खान के बजाय शहबाज शरीफ को वज़ीर आज़म बना देते हैं। तो शहबाज शरीफ ने जब अपनी काबीना के नाम फाइनल किए तो शहबाज शरीफ ने एक्चुअली किसको इंटरव्यू दिया था और किसके साथ बातचीत कर रहे थे, ज़रा ये शहबाज शरीफ साहब बता दें। है अगर इनके पास जवाब तो बताएं ना। तो नादरीन, एक एक करके सारी चीज़ें सामने आएंगी और भी चीज़ें सामने आएंगी। ये फैज़ हमीद को कोई ये एहतसाब नहीं हो रहा। अगर एहतसाब होता तो वो नज़र भी आता, उसके हकायक कौम के सामने रखे जाते। इस आदमी ने ये किया, लिहाजा इस आदमी के साथ ये हो गया। कुछ भी नहीं, सिर्फ एक प्रेस रिलीज है। आप फैसला जारी करें, कौम को पढ़ने दें, पता चले। लाए ना सियासत में उसकी मुदाखलत के सबूत, ताकि पता चले कि नवाज शरीफ को क्या मिला, शहबाज शरीफ को क्या मिला, इमरान खान को क्या मिला, बिलावल को क्या मिला, जरदारी को क्या मिला। लाए, हर चीज़ सामने लाकर रख दे, मज़ा आ जाएगा पाकिस्तान को भी। नादरीन, बीबीसी ने भी तस्दीक कर दी, क्योंकि हुकूमत कह रही थी शहबाज शरीफ को प्यूटन का इंतजार नहीं करना पड़ा। इस तरह के मामले पे ना शहबाज शरीफ साहब को हल्का सा एतराज करना चाहिए था। इस तरह के मामले पे शहबाज शरीफ साहब को हल्का सा प्रोटेस्ट रिकॉर्ड करना चाहिए था कि हम आपका वेट कर रहे थे। ये करने की बजाय खामोशी से इन्होंने जाके मुलाकातें कर ली और इन्हें लगा कि चलो हम गरीब लोग हैं, कोई बात नहीं, कुछ भी हो गया। एटमी कुव्वत है पाकिस्तान, लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट की तस्वीरें बना के आगे आगे टुड़ के 1 टके की ये सरमायाकारी पाकिस्तान में नहीं ला सकते। ये प्यूटन है, जिस दिन उसने जंग शुरू की थी इमरान खान से 3 घंटे अलग में मुलाकात की थी। यानी आज उसके मुल्क ने जंग शुरू की है, उसने हमला किया और वो उस वक्त इमरान खान साहब के साथ बैठकर 3 घंटे 1-on-1 मुलाकात कर रहा है। ये प्यूटन था और यही प्यूटन है। शहबाज शरीफ साहब आधा घंटा इंतजार कर रहे हैं। अब रूसी अखबारात भी लिख रहे हैं, बीबीसी भी इसकी कंफर्मेशन दे रहा है उन अखबारात की। तो ये झूठ बोलते हैं फिर फंस जाते हैं, फिर झूठ बोलते हैं फिर फंस जाते हैं। और निजाम कैसे चला रहे हैं? जुल्म के साथ, पैसे के साथ, ताकत के साथ। यानी अभी जो इलेक्शन हुआ
सुप्रीम कोर्ट बार का, उस इलेक्शन के अंदर देखे ना, ये पाकिस्तान तरीके इंसाफ के नाम के ऊपर वोट लेने वाले जो वकील रहनुमा थे वो बड़ी तादाद में बिक गए, मौजें लग गई। ये नहीं, जिन्होंने वोट लिया पाकिस्तान तरीके इंसाफ के वोट के ऊपर, इमरान खान साहब का नाम लेकर जिन्होंने वोट लिया, जिन्हें पाकिस्तान तरीके इंसाफ की वकला क़यादत लेकर आई थी आगे, उनमें तो बहुत सारे बिक गए। सोशल मीडिया पे उनकी फोटो में भी आ रही है, लोग कह रहे हैं इसने इतने करोड़ लिया, इसने इतने करोड़ दिया, इसने इतना पैसा लिया, इसने ये फायदा लिया, इसके खिलाफ ये किया गया। तो देखें बिक गए। जब वकला जैसे पढ़े लिखे लोग, जिनका कानून का काम है, जिन्होंने मुल्क में रूल ऑफ लॉ के लिए काम करना है, एक वकील था जिसने पाकिस्तान बनाया था, एक अजीम शख्सियत, इतनी बड़ी इनके पास जो है वो एक रवायत है, इतने बड़े आदमी की अमानत है इनके पास, कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, वो भी एक वकील था। कम से कम इसी बात का ख्याल कर लेते बिकने से पहले। बाजार में बिक जाते हैं फिर आपकी कीमत कोई नहीं रहती, अनमोल बन जाओ, बिकना क्यों है? चंद करोड़, 2, 4, 10 करोड़, 20 करोड़ क्यों बिकना है भाई? बिकने वाला तो खत्म हो जाता है, उसकी वक़्त खत्म हो जाती है, बाकी जिंदगी आपको इस बात का पछतावा रहेगा कि आप उस वक्त बिक गए जब आपको खड़ा होना चाहिए था। और पाकिस्तान तरीके इंसाफ को सोचना चाहिए कि वो हर बार अपने लोगों को इकट्ठा करने में नाकाम क्यों रहते हैं। उसकी एक बड़ी वजह यह भी है कि ये आपस में लड़ते रहते हैं। जितनी लड़ाई पाकिस्तान तरीके इंसाफ ने आपस में लड़ी है ना, इतनी लड़ाई अगर पाकिस्तान तरीके इंसाफ इकट्ठी होकर अपने मुखालिफिन से लड़ लेती ना, तो कहां से कहां बात पहुंच जाती। चले वो लोग जिनको पार्टी से निकाल दिया गया या जो लोग पार्टी छोड़कर चले गए, वो लड़ाई झगड़ा करें, गालम गलोच करें तो ठीक है, उनके तो दुख और दर्द समझ आता है। लेकिन जो लोग पाकिस्तान तरीके इंसाफ के अंदर हैं, वो लोग जब आपस में लड़ते हैं, जो इमरान खान साहब के नजरिए के साथ इकट्ठे हैं, जब वो आपस में लड़ते हैं तो इसका फायदा इमरान खान के मुखालिफिन को होता है। और ये जितना आपस में लड़े हैं उतना बाहर वालों से भी नहीं लड़े। मैं रोजाना देखता हूं ऐसी लड़ाइयां, मैं रिपोर्ट नहीं करता, पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर लड़ाइयां चलती रहती हैं, एक दूसरे की शिकायतें लगाते हैं, एक दूसरे की चीजें भेजते हैं, एक दूसरे के बारे में बताते हैं। मैं बॉदर नहीं करता, मैं ये कहता हूं ठीक है, पॉलिटिकल पार्टी, उसका अंदरूनी मामला, ये लड़ते रहे आपस में, लेकिन इमरान खान के कॉज को, इस चीज से नुकसान तो इन्होंने पहुंचाया है। नाज़रीन, डॉन अखबार जो पाकिस्तान का एक बेहतरीन अखबार है, उसके इश्तिहारात बंद कर दिए गए। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना से निस्बत है इस अखबार की, इसके रेडियो के और अखबार के इश्तिहारात बंद कर दिए गए। क्यों? क्योंकि मौजूदा रजीम को सच सुनने की आदत ही नहीं है, इन्हें सूट ही नहीं करता कि कोई आदमी ठीक बात करे। आखिरी नाज़रीन मैं खबर आपके सामने रखता हूं कि इमरान खान साहब के केस की तारीख लगाई गई थी 20 दिसंबर। मुझे नहीं लगता कि 20 दिसंबर को भी ये समाअत करेंगे, क्योंकि अब ये निज़ाम इमरान खान से डरता ही रहेगा, क्योंकि इमरान खान को तोड़ने में ये निज़ाम नाकाम रहा है। इन्होंने सारे हरबे इस्तेमाल किए, लेकिन जैसे ही कोई जेल में जाएगा, अडयाला के अंदर केस लगेगा, इमरान खान साहब फिर बोलेंगे, फिर बताएंगे किसने क्या किया, किसका क्या कसूर है। आसिम मुनीर के खिलाफ स्टेटमेंट देंगे, मौजूदा रजीम के खिलाफ स्टेटमेंट देंगे, खुलकर बात करेंगे। तो इससे होगा क्या? इससे इस निज़ाम को फिर झटका लगेगा। लिहाजा ये इमरान खान को अवॉइड करने की कोशिश करेंगे, लेकिन कब तक कर सकते हैं यह है सवाल, क्योंकि अब आलमी सतह पर भी आवाज़ें उठ रही हैं। अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। नाज़रीन, इमरान खान साहब के केस के हवाले से एक बड़ी इंपॉर्टेंट खबर है मेरे पास। खबर यह है कि अक्टूबर के पहले हफ्ते में अदालत ने यह फैसला किया था कि तोशाखाना केस जो है वो रोजाना की बुनियाद पर चलाया जाएगा। अदालत ने फैसला क्या करना होता है, अदालत को कह दिया जाता है कि अब रोज सुनना है, फटाफट निबेड़ो। तो उस वक्त जनाब अदालत रोज की बुनियाद पे कर रही थी, और जनाब अब एक नई खबर आई है और पता चला है कि इसे 27 नवंबर तक के लिए इमरान खान साहब के केस की समाअत मुलतवी कर दी गई है। 27 नवंबर को अब समाअत होगी। ये बड़ा अहम वक्त है, देखें, क्योंकि आर्मी चीफ की एक्सटेंशन वाला जो महीना होता है या 1.5-2 महीने होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। दिन तेजी से करीब आते जा रहे हैं और आर्मी चीफ की अब एक्सटेंशन होनी है या नहीं होनी, ये फैसला अब दिनों की बात रह गई। यानी वो 2 साल मजीद कंटिन्यू करेंगे, या उन्हें नए 5 साल दिए जाएंगे, या वो रिटायर हो जाएंगे और एक नया आर्मी चीफ 5 साल की मुद्दत के लिए तैनात होकर आ जाएगा। इसके बारे में अभी कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि नवाज शरीफ के अंदर बड़ा पोटेंशियल है किसी की भी टांग खींचने का या कोई भी काम करने का। देखिए, नवाज शरीफ में ना एक खूबी है, मैं आपको बताता हूं, उनको मारने की सलाहियत बहुत है नवाज शरीफ में। किसी को मारना हो, किसी के खिलाफ कुछ करना हो, तो ये मार खाने की सलाहियत नहीं है। यानी लोग ये कहते हैं नवाज शरीफ लड़ाका नहीं है, लड़ नहीं सकता, नहीं, जब तक उसके अंदर मारने की कैपेसिटी रहती है नवाज शरीफ मारते हैं।
और उनमें मारने की सलाहियत है, हमला करने की सलाहियत है, एडवेंचर करने की सलाहियत है। लेकिन मियां नवाज शरीफ में मार खाने की हिम्मत नहीं है। कभी भी आप देखें उन्होंने तारीख में मार नहीं खाई, हमेशा मारने की कोशिश की है। तो ये जब मौका मिलेगा तो नवाज शरीफ साहब अपना रंग जरूर दिखाएंगे, क्योंकि आसिम मुनीर साहब इस वक्त PMLN में नवाज शरीफ से ज्यादा मकबूल हो चुके हैं और उनका तोती बोल रहा है। आज PMLN की रेड लाइन जो है वो नवाज शरीफ नहीं है, आज PMLN की रेड लाइन आसिम मुनीर साहब है। और आसिम मुनीर साहब इसी तरह PMLN के लीडर बन चुके हैं जैसे एक दौर में परवेज मुशर्रफ काफ लीग के लीडर बन चुके थे। ये बदकिस्मती होती है पॉलिटिकल पार्टीज में, लेकिन ऐसा लगता है कि मुस्लिम लीगियों की किस्मत में यही है, कभी एक डिक्टेटर, कभी दूसरा डिक्टेटर, कभी तीसरा डिक्टेटर। बहरहाल अभी इस वक्त जो है वो नवाज शरीफ साहब की मकबूलियत काफी कम है आसिम मुनीर साहब के मुकाबले में, और वो भी मैं उनकी पार्टी की बात कर रहा हूं, बाहर की बात नहीं कर रहा। तो नाज़रीन, अब इमरान खान साहब का केस फिर लमका दिया गया कि ये नवंबर वाला जो कंडा है ये निकल जाए पहले। हो सकता है उन्हें आने वाले दिनों में मुलाकातों में मजीद मुश्किलात पेश आए, या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अगर कोई तहरीक चलाना चाहती है तो इमरान खान साहब से उनकी मुलाकातें रुकवा दी जाएं। खैबर पख्तूनख्वा में इमरजेंसी का इंदिया भी दिया है। बैरिस्टर अकील ने यह बात की है, ये हुकूमती रुकन है, इस वक्त हुकूमत के बहुत करीबी हैं, और इन्होंने ये कहा कि जी हो सकता है कि हम एक इमरजेंसी हमें लगानी पड़ जाए। बल्कि कुछ लोग आफ्ताब शेरपाव का नाम भी दे रहे हैं कि आफ्ताब शेरपाव को शायद बना दिया जाए खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर, कुंडी को हटा के, और वो जो आफ्ताब शेरपाव है उससे फिर अपनी मर्जी का काम ले लिया जाए, क्योंकि उन लोगों के एस्टेब्लिशमेंट के साथ अच्छे ताल्लुकात हैं शेरपाव वालों के। तो ये भी अब कहानियां आ रही हैं कि खैबर पख्तूनख्वा में इमरजेंसी लगाई जा सकती है। देखिए, ऑपरेशन की सूरत तो बनाई जा रही। ख्वाजा आसिफ साहब ने जो धमकी लगाई है अफगानिस्तान के साथ, जो उन्होंने अब जबान इस्तेमाल की है वज़ीर दिफा ने, पाकिस्तान एक बड़ा मुल्क है, एक एटमी मुल्क है। एटमी मुल्क का वज़ीर दिफा जब बोलता है तो बड़ा मोहतात बोलता है। छोटे छोटे मुल्कों के वज़ीर दिफा भी एहतियात से काम लेते हैं, लेकिन ख्वाजा आसिफ साहब ने जिस तरह बात की है उससे उनकी फ्रस्ट्रेशन दिखाई दे रही। वो उन्होंने काफ़ी ज़्यादा तालिबान के ऊपर रगड़ा दिया, और साथ उन्होंने ये कहा कि अफगान हुकाम के जहरीले बयानात ये जाहिर करते हैं कि तालिबान हुकूमत में इंतशार और धोखाधही बतदरीज मौजूद है। तालिबान रजीम को ख़त्म करने या उन्हें गारों में छुपने पर मजबूर करने के लिए अपनी पूरी ताकत इस्तेमाल करने की हरगिज़ ज़रूरत नहीं है। अलबत्ता तालिबान रजीम की अगर ख्वाहिश हो तो तोरा बोरा में माजी की शिकस्त के मनाजिर जहां वो दुम दबाकर भागे थे, दोबारा देखना यकीनन अक़वामे आलम के लिए एक नया दिलचस्प मंजर होगा। इस तरह की जुबान एक वज़ीर दिफा इस्तेमाल कर रहे हैं। इससे तो फायर फाइटिंग नहीं होगी, इससे तो जो है फ्यूलिंग होगी, आग मजीद भड़केगी। तालिबान रजीम सिर्फ अपनी काबिज हुक्मरानी बरकरार रखने और जंगी मईशत को बचाने के लिए अफगानिस्तान को एक तनाज़े में धकेल रही है। अपनी कमजोरी और जंग के दावों की खोखली हकीकत को बखूबी जानने के बावजूद वो तिबले जंग बजाकर बज़ाहिर अफगान अवाम में अपनी बिगड़ती हुई साख बचाने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं। अगर वो दोबारा अफगानिस्तान और अफगानिस्तान के अवाम को तबाह करने पर मुसर हैं तो फिर जो भी होना है वो हो जाए। फिर वो ये कहते हैं कि जहां तक ग्रेवयार्ड ऑफ अंपायर्स के बयानिए का ताल्लुक है कि अफगानिस्तान जो है वो रियासतों का कब्रिस्तान है, पाकिस्तान इसको हरगिज़ अंपायर नहीं कहता, लेकिन अफगानिस्तान तालिबान की वजह से अपने ही लोगों के लिए कब्रिस्तान से कम नहीं है। ये कभी सल्तनतों का कब्रिस्तान तो नहीं रहा, अलबत्ता हमेशा बड़ी ताकतों के खेल का मैदान जरूर रहा है कि उन्होंने यहां पे आके जंगें खेली हैं। तो फिर इन्होंने खबरदार किया कि जो वो काम कर रहे हैं तो पाकिस्तानी अज़म और हौसले को गलत अंदाज में लिया है उन्होंने। दुनिया देखेगी कि उनकी धमकियां सिर्फ दिखावा है, तालिबान रजीम अगर लड़ने की कोशिश करेगी तो। और साथ उन्होंने ये भी कह दिया कि अगर आप पाकिस्तान के अंदर कोई भी खुदकुश धमाका या हमला होता है तो उसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। देखिए, ये जो खुदकुश धमाके और हमले ये हमारी अपनी पैदावार है ना। तालिबान को किसने बनाया? हमने बनाया। ये दहशतगर्द किसने ट्रेंड किए? हमने किए। ये सारी तंजीमें कौन इनको लीड करता था? पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट करती थी। ये एक एक ग्रुप जो आज बना हुआ है, इस सारे के पीछे पाकिस्तान की फौज थी, फौजी हुक्मरान थे। इन्होंने दुनिया से डॉलर कमाए, पहले मुजाहिद बनाए, उसके बाद तालिबान बनाए, उसके बाद तालिबान के मुख्तलिफ गिरोह बनाए। तो हर किस्म की दहशत गर्दी हमने तैयार की है। अब वो पाकिस्तान के कबायली इलाकों में और अफगानिस्तान में फैली हुई है। अब बजाय इसके कि हम उसकी जिम्मेदारी लें और इन चीज़ों को ठीक करने की तरफ बढ़ें, हमें ये लग रहा है कि ये हमारे ऊपर क्यों चलना शुरू हो गया। देखिए, जब वो बारूद का खेल खेलते हैं तो वो वापस आता है, जब आप हथियारों के साथ खेलते हैं तो वो चलते भी हैं। पाकिस्तान को आज भी ये बात समझनी पड़ेगी कि लड़ाई से मसला हल नहीं होता, और ये बात अफगानिस्तान को भी समझनी पड़ेगी।
अफगानिस्तान भी ये बात अच्छी तरह जानता है कि वो पाकिस्तान के 1 इंच के ऊपर भी कब्जा नहीं कर सकता। बदअमनी जरूर पैदा हो सकती है दोनों तरफ, हालात खराब जरूर हो सकते हैं दोनों तरफ, लेकिन दोनों तरफ ये कैपेसिटी नहीं है कि वो एक दूसरे के मुल्कों को फतह कर दें और हमेशा के लिए कब्जा कर लें। ना पाकिस्तानी ये तस्लीम करेंगे, ना अफगानी ये तस्लीम करेंगे। लिहाजा अकल की बात वही है कि बैठें और बैठकर मामला तय करें। वैसे ख्वाजा आसिफ साहब की ट्वीट मैंने पढ़ी है, मुझे लगता तो नहीं है कि उन्होंने ये लिखी होगी, क्योंकि इस तरह की ट्वीटें कहीं और से लिख के आती हैं, लेकिन फिलहाल ख्वाजा आसिफ साहब के अकाउंट से चली है तो चले मान लेते हैं। नाज़रीन, शेख वक्कास अकरम साहब ने इमरान खान साहब के सोशल मीडिया के हवाले से एक बड़ा अहम इंकशाफ किया और वो ये कह रहे हैं कि ये ट्विटर केस क्या है, इसमें अदालत से क्या अहकामात मांगे जा रहे हैं। हर पॉइंट के पीछे एक पूरी मुनज़्ज़म कोशिश है कि किसी तरह इमरान खान साहब के पैगामात का सिलसिला बंद किया जाए। इसमें शरीक मावन और फैलाने वाले सोशल मीडिया के गिर्द शिकंजा कसा जाए। इमरान खान साहब के ट्विटर पैगामात के खिलाफ ये केस इस्लामाबाद हाई कोर्ट में वाजिद गिलानी काबीना के मेंबर एग्जीक्यूटिव गुलाम मुर्तज़ा खान ने मारूफ नून लीगी वकील रहनुमा जनाब बैरिस्टर जफरुल्लाह खान के जरिए दायर किया है और अदालत से दरखास्त की है। वो जो सारी चीज़ें मैंने आपको पहले ही बताई थी कि बड़े तरीके से इमरान खान साहब का जो सोशल मीडिया उसको बंद करने की कोशिश की जा रही है और सेम टाइम में यह भी कोशिश की गई कि लंबा ले जाए इमरान खान साहब की तोशाखाना 2 केस की समाअत को, ताकि जितना हो सके मैक्सिमम इमरान खान साहब को खामोश करवाया जा सके।